फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में हमने बात की थी किडनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। ठीक है फ्रेंड, कौन कौन से पार्ट होते हैं इस ग्रोथ स्ट्रक्चर में। ग्रोथ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमने किडनी को लॉन्गिट्यूडनल काटा, लॉन्गिट्यूडनल काटने के बाद हमने उसको बिना माइक्रोस्कोप के देखा तो किडनी में कौन कौन सी चीजें होती है। ये चीजें मैंने जो बताई थी आपको, ये होते हैं कि किडनी में 3 लेयर होती है। वो सारी पिछली क्लास में डिटेल में बात की थी। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। जब किडनी को हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होती है, वो आज की क्लास में बात करेंगे। फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। एक तो सब्सक्राइब नहीं करते आप, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दो जिससे कि जैसे मैं क्लास डालू आप तक क्लास पहुंच जाए। क्लियरिटी आ रही, बढ़िया दिख रहा है आपको? एकदम चेक कर ले, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो हम बात करेंगे किडनी की, क्या बात करेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे फ्रेंड? किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है फ्रेंड। अब किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप के नीचे एक किडनी का टुकड़ा रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहां से मैंने एक टुकड़ा, ये किडनी का टुकड़ा यहां से काट लिया, ठीक है। और इस किडनी के टुकड़े को काट के मैं एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूं। जैसे ही माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है फ्रेंड। किडनी के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहां मैं बात करूं फ्रेंड किडनी की, यहां मैं बात करूं किडनी की, जब किडनी को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो यहां पे दो चीजें दिखाई दी हमें। दो चीजों से मिलके हमें देखने के बाद यह पता लगा कि हमारी जो किडनी है, किडनी की अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो दो चीजों से मिलके बनी होती है। यहां पे 1 से 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन समझ रहे हो, 10 से 20 लाख के आसपास यहां पे नेफ्रॉन्स पाए गए। नेफ्रॉन क्या होते हैं फ्रेंड? किडनी की फंक्शनल यूनिट। कोई आपसे पूछे कि किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है भाई, तो उसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे फ्रेंड? नेफ्रॉन। तो यहां पे हमने देखा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन इस प्रकार का होता है। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है हमारी किडनी, ठीक है फ्रेंड। क्या बताया मैंने? किडनी को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वहां पे देखा कि किडनी बहुत सारे फंक्शनल यूनिट से बनी हुई है, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। 10 से 20 लाख के आसपास थे। और क्या देखा यहां पे? मैंने देखा कि कलेक्टिंग डक्ट। क्या देखा फ्रेंड? कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां पे कलेक्टिंग डक्ट मतलब जो यूरिन को कलेक्ट करके ले जाती है या बाहर निकालती है, इस मेडुला में लाती है। भी बात करूंगा, पूरी बात करूंगा कैसे है कलेक्टिंग डक्ट, इसको क्यों बोला जाता है। अभी ये ध्यान रखो कि हमारी जो किडनी है, जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो नेफ्रॉन दिखे वहां पे बहुत सारे और कलेक्टिंग डक्ट दिखी हमें बहुत सारी, ठीक है। जब नेफ्रॉन की हम बात करेंगे तो याद रखना फ्रेंड, कोई आपसे पूछे कि किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है फ्रेंड, वो क्या है फ्रेंड? नेफ्रॉन है। कलेक्टिंग डक्ट की मैं बात करूं, कलेक्टिंग डक्ट यहां से, जैसे मैंने बताया था इस ग्रोथ स्ट्रक्चर में कि कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कहां लेके आती है? इस रीनल पेपिला पे लेके आती है। कहां पे लेके आती है? रीनल पेपिला से, फिर रीनल पेपिला से माइनर कैलेक्स में जाता है, फिर मेजर कैलेक्स में जाता है, फिर यूरेटर के द्वारा हमारे ब्लेडर में जाता है, ब्लेडर से फिर यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है यूरिन, ठीक है फ्रेंड। अब यहां देखो जो नेफ्रॉन है फ्रेंड,
अब यहां दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो नेफ्रॉन पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, अभी जैसे ये मैंने यहां से काटा तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो ये आउटर लेयर होगी, यहां पे एक तो कौन सा पार्ट है, कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो ये है फ्रेंड, ये कोर्टेक्स वाला पार्ट है। और ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है, इनर लेयर, जिसको हम इनर लेयर बोलते हैं किडनी की, वो मेडुला है, रीनल मेडुला या रीनल पिरामिड भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहां देखो, सबसे पहले हम बात करें नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या है फ्रेंड, किडनी की फंक्शनल यूनिट, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की हम बात करें, ये पूरा नेफ्रॉन है फ्रेंड, क्या है, ये पूरा नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन की हम बात करें, एक ट्यूबुल्स है, एक नली से बना हुआ है फ्रेंड। नेफ्रॉन किससे बना हुआ है, नली से बना हुआ है, एक नली का कार्य स्ट्रक्चर है। ये देखो ट्यूब है, पूरी ट्यूब जैसा बना हुआ है, ये पूरी ट्यूब है, यहां तक है ये। ठीक है, नेफ्रॉन ये किससे बना हुआ है फ्रेंड, ट्यूब्यूल्स से बना, ट्यूब्यूल्स से बना हुआ है। किससे बना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यूं बोल दो, ट्यूब्यूल से बना है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, जहां से ये स्टार्ट होता है, यहां पे ये एक बंद कैप्सूल बनाता है। यहां पे देखो ये कैप्सूल है, ये क्या बना रहा है फ्रेंड, एक कैप्सूल बना रहा है। इस कैप्सूल को बोला जाता है फ्रेंड ग्लोमेरुलस कैप्सूल। क्या बोला जाता है इसको, ग्लोमेरुलार कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलार कैप्सूल। ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक पार्ट है वो एकदम क्या होता है, बंद होता है, एकदम क्या होता है फ्रेंड, बंद होता है। कप शेप स्ट्रक्चर होती है, आगे से पूरा बंद होता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड, आगे से पूरा बंद होता है। और इसका जो एंड पार्ट है, नेफ्रॉन यहां पे खत्म हो जाता है, इसका एंड पार्ट है वो कहां पे खुलता है, इस कलेक्टिंग डक्ट पे। ये जो है, ये है कलेक्टिंग डक्ट, जो मैंने अभी बताई थी आपको। वैसे कलेक्टिंग डक्ट इसी से अटैच होती है नेफ्रॉन से, बट पार्ट अलग है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट अलग, कलेक्टिंग डक्ट अलग पार्ट है। तो यहां पे जो ग्लोमेरुलार कैप्सूल है, ये वाला, इसको आप लिख दो ग्लोमेरुलार कैप्सूल, जीसी से मैं इसको लिख रहा हूं फ्रेंड, ये हो गया ग्लोमेरुलार कैप्सूल। ठीक है, अब यहां देखो, ये जो ग्लोमेरुलार कैप्सूल है ना फ्रेंड, इसके अंदर क्या है, देखो ये क्या है, ये कैपिलरीज है। क्या है फ्रेंड, कैपिलरीज है। ठीक है, इसके अंदर एक कैपिलरी का पूरा जाल होता है, एक पूरा क्या होता है, कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है इसके अंदर, इस ग्लोमेरुलार कैप्सूल के अंदर। और इस कैपिलरी को जाल, कैपिलरी के जाल को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अभी मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये जो कैपिलरी का जाल है फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलार कैप्सूल है फ्रेंड, इसको बाउमैन्स कैप्सूल भी बोला जाता है, बाउमैन्स कैप्सूल। क्या बोला जाता है, बाउमैन्स कैप्सूल भी बोला जाता है इसको। ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, इसको क्या बोला जाता है, बाउमैन कैप्सूल भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या है फ्रेंड, ग्लोमेरुलस। जो क्या है, ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज का जाल है, छोटी छोटी टीनी कैपिलरी का क्या है, जाल है, जो किसके अंदर स्थित है, इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर स्थित है। क्या है फ्रेंड, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर स्थित है। अब यहां देखो, एक तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक हो गया ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरीज का बना हुआ है, एक पार्ट तो ये हो गया। अगर इसको भी बोलो तो एक एक पार्ट बोल सकते हो नेफ्रॉन का। अब आगे आगे यहां से ये ट्यूब्यूल्स, ये क्योंकि ट्यूब्यूल्स टाइप नहीं है, ये कैप्सूल टाइप है। अब यहां से ट्यूब्यूल्स स्टार्ट होती है। अब ये ट्यूब्यूल्स हैं या ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बाद जो नेफ्रॉन है, वो उसके बाद जो उसकी लंबाई बचती है वो 3 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है। और इस 3 सेंटीमीटर की लंबाई में यहां से लेके यहां तक
यहां से लेके यहां तक इसके 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड। फर्स्ट कौन सा पार्ट होता है? प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, इसको हम बोल सकते हैं PCT से ध्यान रखना। दूसरा होता है फ्रेंड, अभी मैं बताऊंगा कहां कहां पे होते हैं। दूसरा होता है लूप्स ऑफ हेनले या मेडुलरी लूप, या इसको रीनल लूप भी बोल सकते हो। तीसरा पार्ट है फ्रेंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। 3 पार्ट है। अब यहां देखो, फर्स्ट ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ये वाला पार्ट। ये यहां पे ये जो घुमावदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक लूप बना रही है, ये है फ्रेंड लूप्स ऑफ हेनले। क्या है ये? लूप्स ऑफ हेनले, या इसको आप बोल सकते हो लूप्स ऑफ, या मेडुलरी लूप, या रीनल लूप भी बोल सकते हो। इसके बाद ये जो बचा ये वाला पार्ट, इसको हम दिखाई दे रहा है आपको, मैं अगर उधर लिखूं दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। इसको DCT से मैं इसका नाम रखूंगा, DCT से याद रखना, ठीक है। एक हो गया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, एक हो गया लूप्स ऑफ हेनले, एक हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है फ्रेंड। ये तीनों पार्ट है जो इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बाद जो नेफ्रॉन का 3 सेंटीमीटर लंबा पार्ट है, वो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट, आगे कलेक्टिंग डक्ट है, ये नेफ्रॉन से अलग पार्ट है, ठीक है फ्रेंड। अब यहां देखो, ये जो मैंने रेड कलर की बनाई है फ्रेंड, ये है रीनल आर्ट्रियोल्स, ठीक है। ये है रीनल वेन, जो ब्लू कलर की है ये है रीनल वेन। क्या है? रीनल वेन, या इसको रीनल आर्टरी लिख दो, ठीक है। इसको क्या लिख दो? रीनल आर्टरी लिख दो, समझ में आ जाएगा। अभी इसको लिखते हैं रीनल आर्टरी। अब यहां देखो, मैंने क्या बताया था फ्रेंड, हमारी किडनी में जो ब्लड वेसल्स, जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व्स, यूरेटर, वो कहां से एंटर होते हैं और कहां से निकलते हैं फ्रेंड? हाइलम से। कहां से निकलते हैं फ्रेंड? हाइलम से। तो यहां से हाइलम से एंटर हुए, जैसे कि मान लो यहां हाइलम से एंटर हुए, और हाइलम से एंटर होने के बाद जो रीनल आर्टरी है वो कई छोटी छोटी स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स में बदल जाती है। समझ में आ रहा है? किस में बदल जाती है? स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स में बदल जाती है। आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स में बदलने के बाद यहां देखो, ये क्या है? आर्टरी आर्ट्रियोल्स में बदल गई, तो यहां पे इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में एंटर होती है। जो आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में एंटर हो रहा है, इसको बोला जाता है, जो ऊपर वाला एंटर हो रहा है, ये वाला एंटर हो रहा है ना, ये वाली एंटर हो रही, इसको बोलेंगे अफेरेंट आर्टेरियोल्स। क्या बोलेंगे फ्रेंड? अफेरेंट आर्टेरियोल्स। यहां मैं जस्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अभी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। फंक्शन की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे ना यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन, तो वो आगे बात करेंगे। यहां सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखो आप। ये यहां से एंटर हुई, इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आई, अफेरेंट आर्ट्रियोल्स, इसको बोला जाता है अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। यहां पे आके एंटर होके इसने एक जाल बनाया कैपिलरीज का। क्या बनाया फ्रेंड? एक कैपिलरी का जाल बनाया, और उस जाल को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। उस जाल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है जाल, एक कैपिलरीज का जाल है, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यहां से ग्लोमेरुलस से आगे फिर जो आर्ट्रियोल्स निकलता है उसको बोला जाता है फ्रेंड इफेरेंट आर्ट्रियोल्स।
इसको क्या बोला जाता है? इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। यहां से ब्लड आया किडनी में और इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आके ये एफरेंट आर्ट्रियोल यहां ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आके एक कैपिलरी का जाल बनाता है जिसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। फिर यहां से वापस ब्लड वेसल या ब्लड, यहां से जब ब्लड जाता है वो आगे किसके द्वारा जाता है? इफेरेंट आर्ट्रियोल्स के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? इफेरेंट आर्ट्रियोल्स के द्वारा जाता है। अब यहां देखो, यहां देखो इस कैपिलरीज में, जो कैपिलरीज है या इसको यूं बोल सकते हो ग्लोमेरुलस, इस ग्लोमेरुलस में फेगोसाइटिक सेल पाई जाती है। मैंने बताया था फ्रेंड किडनी में कौन सी फेगोसाइटिक सेल पाई जाती है? मिसेंजियल। बताया था ना मैंने, ध्यान होगा आपको, हमारी किडनी में जो फेगोसाइटिक सेल है या मैक्रोफेजेस करती है उन सेल को बोला जाता है मिसेंजियल सेल। इन यहां पे पाई जाती है मिसेंजियल सेल इन कैपिलरी के बेड में, या यूं बोल सकते हो इस ग्लोमेरुलस में पाई जाती है। ये मिसेंजियल सेल क्या करती है? जैसे मान लो ब्लड के साथ कोई माइक्रोब्स आ गया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया हो, तो उसको क्या करती है? उसका फेगोसाइटोसिस करती है और किडनी को बचाती है इंफेक्शन से, कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस किडनी में नहीं चला जाए। ठीक है ना फ्रेंड? तो ये ध्यान रखना, यहां पे मिसेंजियल फेगोसाइटिक सेल पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिसेंजियल फेगोसाइटिक सेल है। अब यहां देखो, यहां पे देखो मैंने जो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स बनाया है, देखो ये थोड़ा सा चौड़ा है या इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। तो जो अफेरेंट आर्ट्रियोल्स है फ्रेंड, उस इस अफेरेंट आर्ट्रियोल से अफेरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है। देख लो यहां, देखो इसका डायमीटर इससे ज्यादा है। ठीक है, यहां पे डायमीटर ज्यादा है। जैसे मान लो ये कोई चीज है, इसमें कोई चीज या कोई फ्लूइड मोटे पाइप के द्वारा आ रहा है, फिर बाहर हम इसको बारीक पाइप के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, तो इस जगह में जो प्रेशर पड़ेगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो ज्यादा दे रहे और निकाल कम रहे, तो उस जगह में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो ग्लोमेरुलस है फ्रेंड, ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज है, इनकी वॉल पे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये ब्लड लेके आ रहे हैं ना आर्ट्रियोल्स, उनका प्रेशर बढ़ेगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा फ्रेंड। ये जो ब्लड आ रहा है इसमें से फिल्टर होगा, कि कौन सी चीज को फिल्टर करना है। वो जब हम यूरिन की बात करेंगे ना, यूरिन पढ़ेंगे ना, यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तब पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजों का वहां पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। जस्ट हम यहाँ पे आज स्ट्रक्चर की बात करें तो मोटी मोटी बात करेंगे। अब यहां से क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन होके वो जो भी फ्लूइड आया वो इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आ गया, इन कैपिलरीज की वॉल से फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद ब्लड आगे निकल गया, फिल्टर होने के बाद आगे ब्लड निकल गया। यहां फिल्टर होने के बाद जो फ्लूइड बचा, जो फ्लूइड गया किसमें? ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको फ्रेंड? उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। इसको मिटा दूं ना मैं, ऊपर वाले को मिटा देता हूं, उसको हम बोलेंगे फ्रेंड फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड? उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। जब भी शब्द यूज होगा वो ये फिल्ट्रेट का ही शब्द यूज होगा। अब यहां देखो, आगे बढ़ो, यहां फिल्ट्रेट हो गया, यहां फ्लूइड आ गया। फ्लूइड आने के बाद जो इफेरेंट आर्ट्रियोल्स है फ्रेंड, वो फिर छोटी छोटी और कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है और बदल जाता है। छोटी छोटी किसमें बदल जाता है? छोटी छोटी आर्टरीज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है फ्रेंड? छोटी छोटी कैपिलरीज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है फ्रेंड? छोटी छोटी कैपिलरीज में बदल जाता है। और इन कैपिलरीज को, ये जो कैपिलरीज है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इन सबको मिला के हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। इनको क्या बोलेंगे? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। पेरी ट्यूबुलर क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूबुल्स है, ये देखो ट्यूबुल्स, इनके चारों तरफ ये क्या कर रही है? ब्लड सप्लाई कर रही है। इनके चारों तरफ क्या कर रही है फ्रेंड? ब्लड सप्लाई कर रही है। ये देखो यहां पे न्यूट्रिएंट्स दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, न्यूट्रिएंट्स दे रही है।
ठीक है, इनको भी तो देना पड़ेगा ना, यहां भी सेल है, यहां भी टिश्यू है, अगर इनको नहीं देंगे तो मर जाएंगे ये। फिर यहां से देखो वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट प्रोडक्ट को जैसे जैसे आर्टरी गई, फिर आर्टरी आपको पता है ना, मैंने बताई थी आर्टरी आर्ट्रियोल्स में बदलती है, ठीक है, फिर वो कैपिलरी में बदलती है, कैपिलरी से फिर वो वीनस कैपिलरी, वेन्यूल्स, फिर वेन। तो ऐसे कर करके यहां से इन्होंने यहां की सेल को क्या दिया, ब्लड सप्लाई की या ऑक्सीजन दी या न्यूट्रिएंट्स दिया, फिर यहां से वेस्ट प्रोडक्ट लेके कौन लेके जा रहा है, ये है रीनल आर्टरी या रीनल कैपिलरी बोल दो इसको, रीनल कैपिलरीज, फिर रीनल कैपिलरी मिलके ये क्या बनाएगी, रीनल आर्टरी। ये क्या करती है, रीनल आर्टरी, फिर यहां से वेस्ट मटेरियल लेके या वेस्ट प्रोडक्ट लेके जा रही है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार होता है ये। तो अभी तो हमने सिर्फ किसकी बात की, ग्लोमेरुलस कैप्सूल की या ग्लोमेरुलस की बात की। अब यहां देखो जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल की जो यहाँ पे जो टिश्यू की लेयर बनी होती है, थिन लेयर होती है, एक सिंगल लेयर का टिश्यू बना होता है। सिंगल लेयर का इसलिए होता है क्योंकि यहां पे क्या है, फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है फ्रेंड, फिल्ट्रेशन। तो अच्छे फिल्ट्रेशन के लिए, फैसिलिटेटेड फिल्ट्रेशन के लिए वो सिंगल लेयर होती है, जिससे क्या है, इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल की परमेबिलिटी को बढ़ाती है, फिल्ट्रेशन की परमेबिलिटी को बढ़ाती है, पारगम्यता को बढ़ाती है, फ्लूइड की पारगम्यता को बढ़ाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड फिल्ट्रेट हो सके, ठीक है ना, या आसानी से फिल्ट्रेशन हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो जिसके बाद बाकी बचा जो नेफ्रॉन है, बाकी जो बचा नेफ्रॉन, जैसे कि ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हो गया, लूप्स ऑफ हेनले हो गया, या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होगा। ये सब किससे बने होते हैं, सिंपल स्क्योमस क्यूबोइडल एपिथेलियल से बने होते हैं फ्रेंड, ये सब टिश्यू। और सारी जो लेयर होती है, ये यहां के बाद सारी ट्यूब्स किससे बनी होती है, सिंपल स्क्योमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्योमस क्यूबोइडल एपिथेलियल के द्वारा बनी होती है। ठीक है फ्रेंड, अब यहां देखो, अब हमने क्या बात कर ली, ग्लोमेरुलस की बात कर ली। यहां से देखो, अब यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा, यहां से तो अभी हमने ब्लड से क्या लिया, वो फिल्ट्रेट लिया, फ्लूइड लिया। अभी उसमें बहुत सारे मिनरल्स है, ज्यादा भी हो सकता है वो फ्लूइड। आगे भी क्या होगा, फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा, वो होगा, अभी बताते हैं कहां बनेगा लास्ट यूरिन। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारा, सबसे पहले हम बात करें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड या कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले हम बात करें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, या इसको पीसीटी भी बोल सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड, ये वाला यहां से स्टार्ट होता है, ये यहां तक, ठीक है, यहां तक। इसको कन्वोल्यूटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देखो घुमावदार है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, टोरस स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है ना, इसका जो रास्ता बना हुआ है टोरस है ना, घुमावदार है, ठीक है ना, इसलिए इसको कन्वोल्यूटेड बोला जाता है। प्रोक्सी मतलब आगे वाला पार्ट, ठीक है ना, आगे का पार्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो आगे का पार्ट है। ये नीचे लास्ट वाला डिस्टल है, इसलिए उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोला जाता है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। अब यहां देखो, इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड या पीसीटी, ध्यान रखो, पीसीटी में क्या होता है फ्रेंड, पीसीटी में क्या पाए जाते हैं फ्रेंड, इसमें पाए जाते हैं माइक्रोविलाई। इसमें क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। और ये माइक्रोविलाई क्या है, छोटे छोटे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होती, तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती, माइक्रो छोटे विलाई, ठीक है ना। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं फ्रेंड, यहां के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। इस ट्यूब्यूल के लूमन के लूमिनल जो लूमन, जैसे लूमन हो गया ना, ये इसका अंदर का पार्ट, इस लूमिनल सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से यहां से रीएब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक हो सके, ठीक है, सिक्रेशन अधिक से अधिक हो सके।
मैंने जब किडनी के पिछली क्लास में जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था, तो एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाया था, तो वहां पे क्या बोला था कि भाई सिक्रेशन बढ़ जाता है, जैसे वो पढ़ाया था ना, मिनरलोकोर्टिकोइड, ठीक है, एल्डोस्टिरोन, वो क्या करता है, वो क्या करता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, वहां से क्या है, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो इन ट्यूब्यूल्स से होता है फ्रेंड, इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जैसे मान लो फ्लूइड की जरूरत है तो यहां से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, कमी है तो यहां पे रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे इस प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स में क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, और यहां पे रीअब्जॉर्प्शन जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, और फ्लूइड का भी क्या करते हैं, फ्लूइड का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहां से होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस काम में आती है हमारी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करें लूप्स ऑफ हेनले। लूप्स ऑफ हेनले क्या है फ्रेंड, आगे इसी का ही कंटिन्यूएशन है, किसका, पीसीटी का। लूप्स ऑफ हेनले किसका कंटिन्यूएशन है, पीसीटी का। इसको क्या बोलते हैं, रीनल लूप भी बोलते हैं, या मेडुलरी लूप भी बोला जाता है इसको। हेनले लूप की हम बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट, एक होता है डिसेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट जैसे कि ये वाला पार्ट, ये लूप बना रहा है ना, तो असेंडिंग पार्ट ये हो गया, डिसेंडिंग पार्ट हो गया। तो असेंडिंग पार्ट की हम बात करें तो ये असेंडिंग पार्ट की हम बात करें तो थिन होता है, पतला होता है, और शॉर्ट होता है, दोनों ही शॉर्ट होते हैं। और ये डिसेंडिंग पार्ट की हम बात करें तो ये थिक होता है। ये देखो, ये थोड़ा सा पतला है, और ये यहां पे क्या है, मोटा है, ये डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है। जब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात, यहां पे भी क्या होगा फ्रेंड, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होगा, यहां पे भी क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा फ्लूइड का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है ना। क्या होगा यहां भी, फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा यहां पे, ठीक है। किससे होगा रीएब्जॉर्प्शन, जो यहां पे फिल्टर हुआ, जिसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, उसमें अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा हो गई, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक है, अगर हमें सोडियम की जरूरत है बॉडी में ज्यादा, तो यहां से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है तो ज्यादा निकाला जाएगा। पोटेशियम की कम बॉडी में जरूरत नहीं है, ज्यादा हो गया पोटेशियम, हाइपर कैलेमिया हो गया, तो पोटेशियम को निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे कैसे होगा, वो सारी बात हम जब फंक्शन की, किडनी के फंक्शन पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड डीसीटी। क्या है डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, ये वाली यहां तक डीसीटी, डीसीटी लिखूंगा मैं, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स। ये भी फ्रेंड किसका कंटिन्यूएशन है, लूप्स ऑफ हेनले का कंटिन्यूएशन है। ये भी क्या करती है, वही रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है। ये भी क्या है, सिंपल, मैंने बताया सिंपल स्क्वेमस क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा बनी होती है। मैंने बताया था कि इसके बाद जो भी टिश्यू से लेयर बनी होती है वो सिंपल क्यूबोइडल स्क्वेमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वेमस क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये भी रीएब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम बात करें फ्रेंड कलेक्टिंग डक्ट, किसकी बात करें, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बट कंटिन्यूएशन है नेफ्रॉन का, ठीक है, ये वाला, ये कनेक्टिंग डक्ट है, कनेक्टिंग नहीं, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट की मैं बात करूं फ्रेंड, कलेक्टिंग डक्ट की बात करूं मैं, किसका कंटिन्यूएशन है, नेफ्रॉन का, बट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है ये, नेफ्रॉन का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। यहां पे कलेक्टिंग डक्ट की मैं बात करूं फ्रेंड, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट होती है, और प्रत्येक नेफ्रॉन से क्या, जो भी फिल्ट्रेट हुआ, जो भी फिल्ट्रेट है ये फ्लूइड, जिसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद फाइनली क्या रह गया, वो यूरिन रह गया। फाइनली क्या रह गया फ्रेंड, यूरिन बन गया। अब यहां पे क्या बन गया, सबने रीएब्जॉर्ब कर लिया, इसने भी
पीसीटी ने भी किया, लूप्स ऑफ हेनले ने भी किया, डीसीटी ने भी कर लिया रीएब्जॉर्प्शन, या छोड़ना था ज्यादा एक्सक्रेट करने के लिए छोड़ दिया यूरिन में। तो अब क्या जो मेन जो चीज बच गई वो यूरिन बच गई। अब क्या हुआ, कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, कलेक्टिंग डक्ट यहां पे, ये मैंने बताया था ना, क्या है ये क्या है, मेडुला, क्या है, रीनल मेडुला। इस रीनल मेडुला में जो मैंने बताया था कि यहां पे धारियां पाई जाती, स्ट्रिप पाई जाती है, वो स्ट्रिप है ना फ्रेंड, इन कलेक्टिंग डक्ट की है। कलेक्टिंग डक्ट यहां पे बहुत सारी होती है, आगे जाके फिर ये डिवाइड हो जाती है, 30 से 40 टर्मिनल डक्ट के रूप में ये बदल जाती है, अलग अलग ऐसे निकल जाती है, और ये अलग 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 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और इनको बोला जाता है फ्रेंड, इनको क्या बोला जाता है, जो स्ट्रिप है, जो स्ट्रिप पट्टियां बनी होती है, वो पट्टियां जो दिखाई देती है वो इस कलेक्टिंग डक्ट की दिखाई देती है, इस रीनल मेडुला में। अब यहां रीनल मेडुला में यहां पे आ गए, और यहां पे इनकी ओपनिंग किसके द्वारा होती है, रीनल पेपिला में। किसके द्वारा, एक कलेक्टिंग डक्ट कहां खुलती है, रीनल पेपिला में, रीनल पेपिला में खुली। रीनल पेपिला के बाद यूरिन कहां गया, कैलिक्स में, कैलिक्स, कैलिक्स माइनर कैलिक्स में आया, माइनर कैलिक्स में यहां पे आया, मैंने बताया था पिछली क्लास में, माइनर कैलिक्स से फिर आया मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स के बाद आया रीनल, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में आया, जो कि कीपाकार स्ट्रक्चर है ये वाली रीनल पेल्विस। उसके बाद किस में गया, यूरेटर में गया, किसके बाद गया, यूरेटर में। इस प्रकार यहां से ये कलेक्टिंग डक्ट इस नेफ्रॉन से पूरा जो फिल्ट्रेट है उसको कलेक्ट करती है, सभी न्यूरोनी नेफ्रॉन से, सभी नेफ्रॉन से कलेक्ट करती है, और कहां पे लेके आती है, इस रीनल पेपिला पे लेके आती है। फिर यहां से कैलेक्स, कैलेक्स के द्वारा ये किस में जाता है, यूरेटर में जाता है, फिर ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी आज की क्लास। ये भी कलेक्टिंग डक्ट भी फ्रेंड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। तो ये थी आज की क्लास, ज्यादा लंबी क्लास नहीं थी, पर छोटी क्लास बगैर समझा दिया सब। ठीक है ना, ये पार्ट होते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक किडनी की हम बात करें तो ये पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन ये होता है, नेफ्रॉन के भी ये इतने पार्ट होते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है ना फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।